एक ऐसा करप्शन स्कैम जिसमें सरकार का नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ हो। सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो बात है जो दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले को इतना कंफ्यूजिंग बना देती है। तो आज हम इसी उलझी हुई कहानी की एक एक परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 21 मार्च 2024 के रात से। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। देखिए, भारत के डेमोक्रेटिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सच में एक बहुत बड़ा पल था। अब आरोप क्या था? करोड़ों का एक बहुत बड़ा शराब घोटाला। लेकिन यहीं पर कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। जिस पॉलिसी पर यह पूरा केस खड़ा किया गया, उस पॉलिसी ने असल में सरकार का खजाना खाली नहीं किया बल्कि भर दिया था। तो सवाल यह है कि फिर यह घोटाला कैसे हुआ? यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस केस को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखना जरूरी है। खास तौर पर हमें आम आदमी पार्टी यानी एएपी के उस दौर के सफर पर नजर डालनी होगी जब वो एक के बाद एक चुनाव जीत रही थी। तो जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। फरवरी 2020 एएपी दिल्ली में बड़ी जीत हासिल करती है। फिर मार्च 2022 पंजाब में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत, और इसके ठीक बाद अप्रैल में वो गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। और सोर्स के मुताबिक यहीं से चीजें बदलने लगती हैं। मई में एएपी के एक बड़ी मंत्री की गिरफ्तारी होती है और जुलाई आते आते इस नई शराब नीति की जांच भी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब उस पॉलिसी की बात करते हैं जिस पूरे विवाद के सेंटर में है। आखिर इस नई पॉलिसी में ऐसा क्या था? पुरानी से ये कितनी अलग थी? अच्छा, तो फर्क समझिए। पुरानी पॉलिसी में शराब की दुकानें सरकारी थीं। नई पॉलिसी में इसे प्राइवेट कर दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था लाइसेंस फीस में। पहले जो फीस सिर्फ 8 लाख रुपए थी, वो सीधे बढ़कर 75 लाख रुपए हो गई। और इसका मकसद साफ था, सरकार की कमाई बढ़ाना और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना। और इसका नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। इस नई पॉलिसी से सरकार के रेवेन्यू में 27% का इजाफा हुआ। टारगेट था लगभग 7,000 करोड़ का और कमाई हुई लगभग 9,000 करोड़ की। मतलब सरकार को फायदा हुआ। और यहीं आकर वो सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, अगर फायदा हुआ तो घोटाला कहां है? तो ये पूरी जांच शुरू कैसे हुई? दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट फाइल की। ये रिपोर्ट गई लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास और फिर सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए गए। अब यहां सोर्स एक बहुत ही अहम बात की तरफ इशारा करता है कि रिपोर्ट फाइल करने वाले, उसे मंजूरी देने वाले और फिर जांच करने वाली एजेंसी, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही दायरे में आते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने, मतलब जांच एजेंसियों ने, अपना केस बनाने के लिए क्या-क्या सबूत पेश किए। सबूतों पर जाने से पहले एक बात पर फिर से गौर करना जरूरी है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये शायद देश के इतिहास का पहला ऐसा भ्रष्टाचार घोटाला था जहां सरकारी राजस्व बढ़ गया। ये बात इस केस को बहुत ही यूनिक बना देती है। तो पूरा केस 3 मेन पिलर्स पे टिका था। पहला, वो लोग जो पहले आरोपी थे लेकिन बाद में सरकारी गवाह बन गए, जिन्हें अप्रूवर कहते हैं। दूसरा, कुछ ढीले ढाले कागज जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा था और इसे मनी ट्रेल का सबूत बताया गया। और तीसरा आरोप यह था कि एक जरूरी कैबिनेट नोट को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। और अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट का जो फैसला आया उसने सोर्स के मुताबिक इस पूरे केस की बुनियाद ही हिला दी। कोर्ट के फैसले का ये हिस्सा अपने आप में सब कुछ साफ कर देता है। कोर्ट ने कहा, सीबीआई द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मामला पूरी तरह से अस्थिर पाया गया है। पूरा मामला निराधार साबित हुआ है। ये जांच एजेंसी के लिए बहुत ही तीखी टिप्पणी थी। तो जो पहला सबूत था वो कोर्ट में टिक नहीं पाया। अदालत में पेंसिल से लिखे कुछ कागजों को करोड़ों के मनी ट्रेल का सबूत मानने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना था कि इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइम को साबित करने के लिए ये सबूत काफी नहीं है। अब आते हैं केस के सबसे अहम गवाह यानी अप्रूवर शरद चंद्र रेड्डी पर। इनकी टाइमलाइन देखिए, ये काफी कुछ बताती है। 10 नवंबर 2022 को इनकी गिरफ्तारी होती है। ठीक 5 दिन बाद उनकी कंपनी बीजेपी को 5 करोड़ का चंदा देती है। फिर अप्रैल 2023 में वो इस केस में सरकारी गवाह बन जाते हैं और इसके बाद उनकी कंपनी बीजेपी को 25 करोड़ का चंदा और देती है। यही नहीं, कोर्ट ने एक और बहुत चौंकाने वाली बात सामने रखी। कोर्ट ने पाया कि सीबीआई ने उन सबूतों को छिपाया जो आरोपियों के हक में थे।
मतलब उन्हें 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के ढेर में कहीं दबा दिया गया। जज ने इसे अस्पष्टता द्वारा दमन कहा, यानी जानबूझकर सबूतों को इस तरह पेश करना कि वो मिल ही ना सकें। और जिन्हें इस केस का किंगपिन बताया जा रहा था, उनके बारे में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ किया कि पहली 3 चार्जशीट में तो उनका नाम तक नहीं था और इस बात का कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया कि वो कभी किसी दूसरे आरोपी से मिले भी थे। कुल मिलाकर अदालत ने इस पूरी जांच को एक पूर्वकल्पित कहानी और एक कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज करार दिया। मतलब ये कि ये सच की तलाश नहीं थी, बल्कि एक पहले से तय कहानी में किरदारों को फिट करने की कोशिश थी। और तो और कोर्ट ने लीड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए। तो जब सालों तक चली जांच का ये नतीजा निकला कि केस कोर्ट में पूरी तरह से ढह गया, तो ये अपने पीछे कुछ बड़े सवाल छोड़ जाता है। इसके क्या मायने हैं? सोर्स इशारा करता है एक पैटर्न की तरफ, एक तरह के पॉलिटिकल टेम्पलेट की तरफ। स्टेप 1, सेंट्रल एजेंसी से जांच शुरू करवाओ। स्टेप 2, चार्जशीट लीक करके मीडिया ट्रायल चलाओ। स्टेप 3, सख्त कानूनों के तहत विरोधियों को सालों तक जेल में रखो, जहां जमानत मिलना मुश्किल हो। और स्टेप 4, जब तक कोर्ट का फैसला आएगा तब तक तो पॉलिटिकल डैमेज हो ही चुका होगा, भले ही आखिर में वो बरी क्यों ना हो जाएं। और यहीं पर आकर हम इस आखिरी सवाल पर रुकते हैं। जब देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां सालों तक एक केस बनाती हैं और वो केस अदालत में जाकर इस तरह से पूरी तरह बिखर जाता है, तो ये खुद उन संस्थानों की कार्यप्रणाली और उनकी आज़ादी पर कितने गंभीर सवाल खड़े करता है।